हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अमन लॉ क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन। ठीक है, जिसमें आपकी कई चीज़ें आएंगी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, होता क्या है, फीचर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, नेचर कैसा है कॉन्स्टिट्यूशन का। इस तरह की चीज़ें हम इस तरह के टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। तो कॉन्स्टिट्यूशन की ये डेफिनेशन है कि इट इज़ अ सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड विच प्रोवाइड द गाइडलाइंस टू द होल सिस्टम। मतलब ये सुप्रीम लॉ है। जितने भी लॉज हमारी कंट्री में बनते हैं, मतलब जितने भी लॉ इंडिया में प्रिवेल करते हैं, उन सब का ये सुप्रीम है। ठीक है, अगर मान लो कोई भी लॉ है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को देख के ही बनाया जाता है, मतलब वो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जा सकता। तो दैट मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा सुप्रीम लॉ है। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें हम और देख लेते हैं जिससे आपके थोड़ा जुडिशरी के लेवल के भी क्वेश्चंस पक्के हो जाएंगे। इसमें आता है एक डेट ऑफ इनैक्टमेंट एंड डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन दोनों डेट में फ़र्क क्या है। देखो, इनैक्टमेंट का मतलब होता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, तो वो डेट है हमारी 26 नवंबर 1949, वो आ जाती है हमारी डेट ऑफ इनैक्टमेंट। और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट मतलब जब से वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री पर लागू हुआ था, मतलब हमारे इंडिया पर लागू हुआ था, तो वो डेट आ जाती है हमारी 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो ये फ़र्क है इनैक्टमेंट का और इन्फोर्समेंट का। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फीचर्स हैं, जिसमें सबसे पहले आपका आ जाता है लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड। अब इसमें क्या है, इसका मतलब यह है कि देखो, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें टोटल आर्टिकल्स हमारे 395 हैं। और अब के टाइम पर इसमें जो शेड्यूल है वो 12 हैं, लेकिन ओरिजिनली जब ये ड्राफ्ट हुआ था तब इसमें 8 शेड्यूल थे, आर्टिकल्स 395 ही थे। लेकिन आज करंट में इसमें जो शेड्यूल हैं वो 12 है, यानी कि 4 शेड्यूल बाद में अमेंडमेंट से जोड़े गए। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है इसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कि मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, ये पूरा हमारे एक रिटन फॉर्म में ड्राफ्ट हुआ है, तो ये हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा फीचर आता है इसका यूनिक कॉम्बिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडनेस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स तो ऐसे हैं जो इजी टू अमेंड है, मतलब उनको हम इजीली अमेंड कर सकते हैं, लेकिन कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो हमारे इजीली अमेंड नहीं हो सकते। ठीक है, इसका अभी आप सिंपल सा यही मतलब समझ लीजिए। ठीक है, आगे इसमें हम डिटेल पे बात कर लेंगे। चौथा फीचर आता है हमारा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। इसका मतलब यह है कि जो हमारी जुडिशियरी है वो इंडिपेंडेंट है। जाहिर सी बात है, मतलब जुडिशियरी पे हमारा किसी का भी कंट्रोल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर आता है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हमारे कहाँ दिए हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स हमारे पार्ट 3 में दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, ये भी याद रखने वाली बात है। और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, ये है हमारे आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35A तक। ठीक है, अब इसमें पहला आता है हमारा राइट टू इक्वालिटी। और राइट टू इक्वालिटी कहाँ से कहाँ तक है, ये आपका आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक जाता है। ठीक है, इसमें आप नाम से समझ सकते हो, अभी बाद में हम जब फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक पे आएंगे हम इसमें पूरा डिटेल में विद केस लॉस बात करेंगे। मतलब ये इक्वालिटी की बात करता है। ठीक है, कि सब समान है, किसी के साथ भी किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। अभी आप इसको इतना ही समझ लीजिए। नेक्स्ट आता है हमारा राइट टू फ्रीडम। ये हमारा है आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। ठीक है, इसमें ये कहा जाता है कि मतलब इसमें हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी मैं इतना बता देता हूँ कि मतलब सारे लोग जो हैं वो आज़ाद हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। मतलब कोई भी किसी को भी किसी तरह से प्रताड़ित नहीं करा जाएगा। ठीक है, एक्सप्लॉइट नहीं करा जाएगा। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 23 से 24 में है। उसके बाद आता है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। ये हमारा आर्टिकल 25 से 28 तक
आता है। उसके बाद आता है एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, ये हमारा आर्टिकल 29 से 30 पे आता है। उसके बाद आता है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका मतलब यह है कि अगर आपका कोई भी ऊपर का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप उसके लिए जो रेमेडी लोगे वो आर्टिकल नंबर 32 में सुप्रीम कोर्ट में जाके लोगे, और आर्टिकल नंबर 226 में हम हाई कोर्ट में अपने फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए जा सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए आप अभी फंडामेंटल राइट्स पे इतना ही समझो, बाकी जब ये टॉपिक हमारा आएगा तो हम इस पर डिटेल में वीडियो बना देंगे। उसके बाद आता है हमारा जो एक और फीचर है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब गवर्नमेंट की जो कुछ पॉलिसीज होती हैं वो भी एक हमारा फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट फीचर फंडामेंटल ड्यूटीज। वो हमारे कहाँ पे दिए हुए हैं, आर्टिकल 51A में, और पार्ट है उसका 4A। ये मतलब बाद में अमेंडमेंट करके जोड़ा गया था। जैसे कि आपको फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं तो दैट मीन्स ये आपकी फिर थोड़ी बहुत ड्यूटीज़ भी बनती हैं अपने नेशन की तरफ, तो वो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहलाती हैं। इसमें भी हम बाद में डिटेल में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा फीचर एडल्ट सफरेज। ठीक है, अब देखो, अब ये हमारा दिया हुआ है आर्टिकल 326 में, जो ये कहता है कि एवरी पर्सन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स इज एंटाइटल्ड टू कास्ट वोट। मतलब जो भी हमारा, जिसने भी 18 साल की उम्र जिसकी हो गई है वो वोट डाल सकता है। और इसमें मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बता दूं कि ये 61st अमेंडमेंट 1989 से, जो उससे पहले एज हुआ करती थी वो 21 ईयर्स हुआ करती थी, लेकिन अब 61st अमेंडमेंट 1989 के बाद ये एज हमारी 21 से घटा करके 18 ईयर्स कर दी गई। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला फीचर आता है सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि एक नागरिकता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो कैसी गवर्नमेंट कहलाती है हमारी इंडिया की, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म कहलाती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सेक्युलर स्टेट, के मतलब मीन्स स्टेट इज नाइदर एंटी गॉड और प्रो गॉड, स्टेट शैल हैव इक्वल रिगार्ड्स टू ऑल रिलीजन। मतलब जैसे कि हमारे प्रीएम्बल में भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यही है कि जो हमारा एक तरह से स्टेट है वो सेक्युलर होगा, मतलब वो सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करेगा। ठीक है, अब इसमें हम एक केस लॉ भी देख लेते हैं, SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR है इसका 1993। इसकी जजमेंट में ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि सेक्युलरिज्म जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर पे भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें पूरा काफ़ी चीज़ें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं। अभी आप ये समझ लो कि SR बोमई वाली जजमेंट में ये बोला गया था कि जो सेकुलरिज्म है वो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। नेक्स्ट फीचर आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जुडिशियल रिव्यू। अब देखो ये क्या चीज़ है, ये इसको अगर हम देखें डेफिनेशन वाइज तो यह है एन इंस्ट्रूमेंट टू एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ एनी एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर एज वेल एज एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब यह है कि जुडिशियल रिव्यू दैट मीन्स जुडिशरी के पास पावर है कि लेजिस्लेचर के ज़रिए या एग्जीक्यूटिव के ज़रिए जो भी एक्ट किया जा रहा है उसको जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, मतलब उसको जो है जुडिशरी रिव्यू कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। इसका मतलब यह है कि जो हमारा फेडरलिज्म है उसमें ये बात कही जाती है कि स्टेट के पास एंड यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो दोनों है सेम पावर। ठीक है, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा ऐसा है कि पावर्स तो हैं, स्टेट पे भी अपनी पावर्स अलग हैं और सेंट्रल के पास अपनी पावर्स अलग हैं, लेकिन जो सेंट्रल है वो थोड़ी सी ज़्यादा मजबूत है। ठीक है, ये हमारे फीचर्स हो गए। इसके बाद फिर एक टर्मिनोलॉजी और आती है कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब हमें इन दोनों में डिफरेंस देखना है। ठीक है, ये कभी कभार आपको मेंस में जुडिशरी में क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन में और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में क्या डिफरेंस है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा ही था, सुप्रीम लॉ टू रेगुलेट द कंट्री। ठीक है, ये तो सिंपल सी यही बात करता है। और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब वो हुआ वेयर द रूल्स
वर रेगुलरली फॉलोड बाय द कंट्री विच इज प्रोवाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से लागू है तो वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहलाती है वो चीज़, ठीक है। अगर हम इसका सेकंड पॉइंट देखें तो उसमें वो ये बात कर रहा है, व्हेन इन अ कंट्री द कॉन्स्टिट्यूशन इज परफेक्टली फॉलोड देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है। जहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन परफेक्टली फॉलो हो रहा होगा वहाँ पे वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहलाएगा। और अगर हम अदर वर्ड्स में देखें तो ये कह सकते हैं, अ परफेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन अ कंट्री इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। मतलब वही बात आ गई कि कॉन्स्टिट्यूशन जब परफेक्टली इम्प्लीमेंट है आपके कंट्री में तो वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहलाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सोर्सेज क्या क्या हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो हमें यूके से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट का कंसेप्ट हमने किस कंट्री से लिया है, यूके से लिया है, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस आपके जुडिशरी में आपको मिल जाएंगे कि हमने कौन सा कंसेप्ट जुडिशरी में कहाँ से, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लिया है। अगर हम देखें फंडामेंटल राइट्स या इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ जुडिशरी या जुडिशियल रिव्यूज, तो ये हमने तीनों चीज़ें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिए हैं, यूएसए से लिए हैं, ठीक है। अगर हम आगे आएँ तो हम बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, मतलब डीपीएसपी जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये हमने कहाँ से लिए हैं, ये हमने आयरलैंड से लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा अमेंडमेंट प्रोसीजर, जो हमारा आर्टिकल 368 में है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर भी जब हम, आज तो हमारा इंट्रोडक्शन पार्टी है, जैसे जैसे हम आगे अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे इन सारे टॉपिक्स पे आपको एक पर्टिकुलर वीडियोस मिलेंगी, ठीक है, डिटेल में। तो अमेंडमेंट प्रोसीजर हमने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे एमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है, जो आपको आर्टिकल 352 में मिल जाएंगे, 356 में मिल जाएंगे, 360 में, ये इस पर भी हम आगे डिटेल में वीडियो बनाएंगे। तो ये हमने कहाँ से लिए हैं, जर्मनी से, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने ली हैं यूएसएसआर से, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फेडरेशन की। तो स्ट्रॉन्ग फेडरेशन हमने लिया है कनाडा से, ठीक है। तो और इसमें मैं आपको बता दूं एक चीज़ और कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है बनके कि कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी के एग्ज़ाम में या क्लैट के एग्ज़ाम में, जहाँ भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन आएगा वहाँ पे ये क्वेश्चन आपका मिल जाएगा आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन कितने टाइम में बना है, मतलब उसकी ड्यूरेशन क्या है। तो ये आपको मैं बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी ड्यूरेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी ड्यूरेशन है 2 years 11 months 18 days, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी ड्यूरेशन है 2 years 11 months और 18 days, ठीक है। ये हमारा ड्यूरेशन है, मतलब इतने टाइम में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था, ठीक है। बाकी आज हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट ही था कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। जैसे कि ये मेरा नया चैनल है तो आई होप आगे भी मैं ऐसी वीडियोस डालता रहूँ आपके लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। गुड बाय ऑल ऑफ यू।